Welcome, Fox. So now we are starting off with art and culture. And up till now, we had already discussed about ancient history. So you must be in condition to understand art and culture, particularly in better way right now. Because in earlier videos, in the videos of ancient history also, we had sort of understanding about art and culture a little bit. But in this particular series, we are going to discuss each and every aspect related to art and culture from class 11th NCERT point of view. So that shows this whole series will be revolving around 8 chapters of the book. So let's get started and dig deep into each and every section and each and every chapter of this book. So let's get started off with the chapter first. So let's get started, guys. So guys, firstly, the chapter's name is prehistorical rock painting. That means we will be discussing about prehistorical paintings. So firstly, we have to understand what is prehistorical, and I hope you must be having idea right now because हमने ये ancient history की जब हम videos discuss कर रहे थे तो तब हमने ये discuss किया था कि prehistorical era कौन सा होता है, and I just want you to just quickly remember और just figure it out कि क्या होता है. Otherwise definitely मैं इस video में बताऊंगी, but I want you to recall because हमने ये पहले समझ लिया है. तो in this particular chapter we are going to discuss rock paintings that were there in the prehistorical era. राइट, सो रॉक पेंटिंग नाम से समझ रहे होंगे. रॉक पेंटिंग का मतलब है पेंटिंग्स जो कि रॉक के ऊपर की होंगी, तो वहां पे ये क्लियर होता है. अब दूसरा चीज जो यहाँ समझने का है वो है प्री हिस्टोरिकल इरा, कि प्री हिस्टोरिकल इरा था कौन सा. सो प्री हिस्ट्री क्या होता है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट अगेन लेट्स अंडरस्टैंड इट इन मोर डेप्थ. सो वेयर नो बुक और रिटन डॉक्यूमेंट. जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिकल टाइम्स वो होते हैं जहां पे कि जो इंसान है, जो सिविलाइजेशन है, वो वहां पे राइटिंग की फॉर्म में अपनी जो भी वैल्यूज है या जो भी है वो स्टार्ट नहीं करती. सो दैट मीन्स राइटिंग उस समय प्रिविलेंट नहीं होती या राइटिंग उस समय नहीं होती, उसे हम प्री हिस्टोरिकल इरा बोलते हैं. हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हम डॉक्यूमेंटेड चीजें करते हैं. अब डॉक्यूमेंट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, तो प्री हिस्टोरिकल एरा कौन सा हुआ, जहां पे वो लैंग्वेज नहीं थी. सो दैट मीन्स प्री हिस्टोरिकल एरा. सो एक्सकेविएशंस एट प्लेसेस brought to light old tools. अब देखो प्री हिस्टोरिकल इरा था, वी एग्री कि उस समय लोग लिख नहीं सकते थे, अपनी जो भी उनकी थॉट प्रोसेस था सब कुछ, बट फिर भी वो अपनी चीजें डॉक्यूमेंट करके उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट चाहिए. तो वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, एक्सकेविएशंस करते हैं. तो ठीक है, उन्होंने उस समय राइटिंग स्किल्स नहीं सीखे थे, बट ह्यूमन बीइंग्स हमेशा अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. हम लोग हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. अब डिप्रेशन या ये सब कुछ क्यों होता है, जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, तो वो इन फ्यूचर आके डिप्रेशन या और बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे फीलिंग्स है, जो हमारे एक्सप्रेशंस है, जो हमारे मूड्स हैं, वो हम सबको बताएं. तो वो एक्सप्रेस करने का जो हमारे अंदर एक अर्ज रहता है, वो बाय डिफॉल्ट है ह्यूमन बींग्स में, राइट. तो जो प्री हिस्टोरिकल इरा में लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं वो अपने एक्सप्रेशंस कहीं नहीं जाहिर करेंगे, या वो कुछ पर्टिकुलर चीजें, आज हम जो भी चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे डीएनए में वो चीजें हमें मिली हैं. और वो डीएनए में वो चीजें कहां से आई हैं, बिकॉज ऑफ दोज आर एंसेस्टर. आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स यहां तक ही सीमित मत करो. जो पहले से ही लोग चलते आ रहे हैं, उनसे ही हम आज इस धरती पे इवॉल्व करके एज अ सिटीजन आज हम ऐसे सिविलाइजेशन के फॉर्म में रह रहे हैं. सो दैट मीन्स कि वो लोग भी वो सेम चीजें चाहते थे. सो उन्हें भी अपने एक्सप्रेशंस कहीं दिखाने थे. अब वो एक्सप्रेशंस कैसे दिखाते, वो बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ करते थे. बट हाँ, हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है, जब हम एक्सकेविएशंस करते हैं ऐसी प्लेसेस पे, तब हमें वहां पे जो टूल्स वो यूज करते थे, जो पॉटरी वो यूज करते थे, जहां पे वो रहते थे, और जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पुराने ह्यूमन बीइंग की हमें जो उनकी बोन्स वगैरह मिली हैं, उनसे हम ये सारी चीजें समझते हैं. जो केव्स पे जो पेंटिंग्स एंड ऑल है, उन सब से हम एस्टिमेट लगाते हैं, उन सब से हम आइडिया करते हैं कि हाँ, उस समय की लाइफ कुछ ऐसी रही होगी. अब हम लोग जो वहां की पॉटरी होती है, जो उस समय की पॉटरी होती है, हम उस पॉटरी से समझते हैं कि अच्छा, अगर इस तरह की पॉटरी है, जैसे हमें पता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ऐसी पॉटरी थी जिसके अंदर हम लोग जो अपने ग्रेन्स वगैरह थे, हम लोग मतलब उस समय के लोग, वो लोग जो ग्रेन्स थे वो स्टोर करके रखते थे, दूसरी तरह की पॉटरी में वो कुकिंग करते थे, या इस तरह से जब हमें चीजें मिलती हैं, सो हम उससे क्या समझे थे कि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी. तो ये सारी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, जब हम एक्सकेविएशन कर रहे हैं और उस एक्सकेविएशन में हमें ये चीजें मिल रही हैं.
और उन चीजों में क्या है, टूल्स से हमें पता चलता है कि वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चला रहे थे। जैसे हमें आयरन का जब प्लॉइंग फील्ड के लिए के अकॉर्डिंगली टूल्स मिलते हैं, हम समझते हैं वो एग्रीकल्चर इंक्लाइंड थे। जब वो हंटर गैदरर्स थे तो उनके उस तरह के टूल्स थे, तो वो टूल्स हमें बता रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली वो कहाँ रहते थे, उन लोगों की जो बोन्स मिली है उससे हमें पता चलता है कि उनका खाने का पैटर्न कैसा रहा होगा, उनकी बॉडी कैसे रही होगी। तो ये सारी चीजें हमें प्री हिस्टोरिकल इरा को समझने में हेल्प करती हैं। सो दिस इज बेसिकली प्री हिस्टोरिकल इरा, जिसके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हम सब करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, जो हमें वहां पे एक्सकेविएशन से प्रूफ्स मिले हैं और जो हम लोग एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। और उसमें जो पेंटिंग्स एंड ऑल है उसको हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो आई होप नाउ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट प्री हिस्टोरिकल इरा। देन कम्स व्हाई प्री हिस्टोरिकल पीपल पेंटेड। उन्होंने पेंटिंग की ही क्यों? क्योंकि देखो, हमें अर्ज रहती है कि हम अपने आसपास की जगह को साफ रखें, हमें अर्ज रहती है कि हम अपने आसपास की जगह को डेकोरेट करके रखें। तो वो अर्ज, मैंने अभी आपसे क्या बोला, जो भी हम आज करते हैं, जो हमारे डीएनए में है, वो हमें बाय एंसेस्टर्स मिला है। उनके इंप्रेशंस है, फुटप्रिंट्स है हमारे डीएनए पे, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। तो वो हमें एक्सप्रेशन या वो हमें डीएनए में जो चीजें मिली हैं वो इन लोगों से मिली है, अपने एंसेस्टर से। वो भी अपने घर को सुंदर रखना चाहते थे, क्योंकि उनके घर कौन से थे, तब वो केव्स में रहते थे, राइट। तो वो अगर केव्स में रहते थे तो उन केव्स को वो सुंदर बना के रखना चाहते थे, और वो सुंदर बनाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स करते थे। अब वो जब वो पेंटिंग्स करते थे, अब आप जो भी करोगे, अगर सपोज आप कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, जो स्टोरी राइटर्स होता है, डिफरेंट मूवीज हम देखते हैं, वो स्टोरी राइटर्स जो भी स्टोरी बनाते हैं उसकी कोई ना कोई उनकी प्रेरणा होती है, कोई ना कोई एक सॉर्ट ऑफ आइडिया उन्होंने कहीं से बोरो किया होता है। उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीजें देखी होती हैं, उनसे कुछ कुछ चीजें आर्टिकुलेट की होती हैं और फिर फाइनली उससे मूवी बनाते हैं। तो सेम एज इट इज ये लोग भी जो अपनी पेंटिंग्स कर रहे थे, वो पेंटिंग्स में इनकी डेली लाइफ दिखती है। डेली लाइफ में जो इनके थॉट प्रोसेस में जो जो चल रहा था वही बाय डिफॉल्ट ये पेंट कर रहे थे। तो वहां से हमें और अच्छा आइडिया मिल जाता था कि उस समय के लोग किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे थे, किस तरह से उनकी लाइफ आगे मूव ऑन कर रही थी, टू कीप विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। अब उन्हें अपने रिकॉर्ड्स रखने थे। जैसे जर्नलिंग का आजकल बहुत सारे लोगों को क्रेज रहता है, वो जर्नलिंग करना चाहते हैं। तो वो जर्नलिंग वो लोग कैसे करते थे, वो सॉर्ट ऑफ क्या करते थे कि जब उन्हें टाइम मिलता था तो वो उसको पेंट करते थे, क्योंकि उन्हें लिखना तो उस समय आता नहीं था, लैंग्वेज उस समय उसके बारे में किसी को इतना पता नहीं था। तो लैंग्वेज की जगह पे वो पिक्टोरिकल फॉर्म्स में चीजें ड्रॉ कर देते थे। सो दैट्स हाउ दे वेंट इनटू द पेंटिंग वाला जोन, एंड through those paintings we actually get the idea how people were doing at that point of time. So this is the main reason why they actually painted. So हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिफरेंट एजेस देखे थे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। आई होप अभी आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने नोट्स देखिए, और उन नोट्स में से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, जो हमने ये 3 फेसेस देखे थे वो क्या थे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पैलियोलिथिक एज। अब जो पैलियोलिथिक एज है दैट इज प्री हिस्टोरिकल पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बींग्स। सो बेसिकली पैलियोलिथिक एज जो है वो प्री हिस्टोरिकल एरा का बिल्कुल स्टार्टिंग फेस वाला एरिया हो गया या टाइम जोन हो गया, उसे हम पैलियोलिथिक एज बोल रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स थे पैलियोलिथिक एज में, द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ड्राइंग वर ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स एंड सिंबल्स, क्योंकि उनकी लाइफ में यही सब कुछ चीजें थी। अब सिंबल्स वो किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टाइम पीरियड में लोगों की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन थी, जो उन्होंने पेंटिंग्स की थी, उनमें भी कितने डिफरेंसेस आते रहे। और वो डिफरेंसेस क्यों आए? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा इवॉल्व करते हैं, हमारी सराउंडिंग चेंज होती है, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज होता है, हमारी प्रियोरिटीज चेंज होती है। तो उस तरीके से ही उनकी पेंटिंग्स में वो चीजें दिखती हैं। सो फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया इन 1867 और 68 में बाय, अब देखो ये नाम याद करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, इन केस पूछ भी ले, तो हमें हमेशा से वो चीज करनी है जिसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब आप एक क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, उसके लिए आप इतने सारे नाम याद करो, उसकी बजाय अगर हम अपना जो एफर्ट है हम और चीजों में डालें। मैं आपको ये सारी की सारी एनसीईआरटीज क्यों पढ़ा रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की या ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, मिडीवल की, ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम ये सारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है, बट स्टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्टफ, क्योंकि जब हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं तो हमें हिस्ट्री पता होना जरूरी है, तब हमें और चीजें अच्छे से सेंस मेकअप करती हैं। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, जब आप कहीं भी ऐसे राइटिंग करोगे, तब भी आप समझोगे कि ये बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी था। अदरवाइज अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे यूपीएससी में कितना क्वेश्चन आएगा, ये यूपीएससी में से इन वीडियोस में से कितना क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट फॉर हिस्ट्री वी कांट बी एश्योर्ड अबाउट इट,
क्योंकि हिस्ट्री में से वो जितने क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हम लोगों ने, हो सकता है हमें आते हो, पर हो बहुत सारी चांसेस है फिर हमें ना भी आए, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पर उतना एफर्ट अगर हम और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में लगाएंगे, खासकर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें सिक्योर कर लेंगे। और हमें यहाँ पे फिर वही बात आ रही है, प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और फाइनली हमें मेंस के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि दीज वीडियोज आर नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि यूपीएससी में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो इन फ्यूचर जब आपको अगर सपोज गेस वर्क भी करना है, अगर वो हो पा रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली जब हम उस तरीके से गेस करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें हेल्प आउट जरूर कर सकती है। So anyways, this is how we have to move forward for this. Then the paintings at Lakhudiyar can be divided into 3 categories. अब ये जो लखुदियार है ये बेसिक ये उत्तराखंड में, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हमें केव्स मिलती हैं प्री हिस्टोरिकल इरा की, तो उन्हें हम लोगों ने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। तो उसमें हमने कैसे किया कि मैन, कुछ जो पेंटिंग्स है वो है मैन की, कुछ पेंटिंग्स है वो एनिमल्स की है, और कुछ पेंटिंग्स हैं जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली है। हमने अभी यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, द सब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइंग वर ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड सिंबल्स। सो वही सेम है एज इट इज, वही चीज यहाँ पे लखुदियार में आपको मिलेगी। यहाँ पे मैन के ऊपर पेंटिंग्स है, एनिमल्स के ऊपर है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर है। तो यहाँ पे जो कलर यूज किया गया है, अब अच्छी बात ये है कि जो पुराने समय में कलर्स यूज होते थे वो आज के जमाने के हिसाब से कलर्स नहीं थे, इसलिए वो इतनी देर तक सरवाइव भी कर सके हैं। तो जो कलर्स यूज हुए हैं वो हमें बेसिकली कौन से मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड ऑकर। अब ये कलर्स, वो कलर्स उन्होंने यूज किए जब उन्हें पता चला कि हाँ इन चीजों से हम ये कलर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे एक जो हमें लखुदियार में पेंटिंग मिलती है, वो जो एक बहुत अच्छी पेंटिंग है वो है हैंड लिंक्ड डांसिंग। जैसे हम हाथ में हाथ पकड़ के वो सर्कल की फॉर्म में घूमते हुए डांस कर रहे हैं, तो उस तरीके का वो डांसिंग फिगर है। और यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर्स बनाई गई है वो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन की शक्ल बना दी गई है, तो वो बेसिकली वो जो वारली आर्ट में हम लोग देखते हैं तो बेसिकली वैसा ही है कि वो डंडी की फॉर्म में एक तरह से इंसानों को पोर्ट्रे किया गया है। सो एक और चीज जो हमें खास देखने को मिलती है वो क्या है कि अब यहाँ पे हुआ क्या, सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स मिलती है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स का मतलब क्या है, पेंटिंग के ऊपर फिर से पेंटिंग बना दी। अब सपोज कोई भी पेंटिंग बनाई और उन्हें लगता है नहीं अब इसे चेंज करना चाहिए, जैसे हम लोग अपना इंटीरियर चेंज करते हैं, तो जब उन्हें अपना इंटीरियर चेंज करना होता था तो दैट मीन्स उन्होंने अपनी पेंटिंग चेंज करनी थी। अब वो पेंटिंग चेंज करने के लिए उन्हें इरेज करने का इतना पैटर्न नहीं पता था। सो दैट्स वाई व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने जो पेंटिंग्स होती थी उसके ऊपर ही और पेंटिंग्स बना लेते थे। तो इसलिए वहां पे हमें सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स दिखता है। जो सबसे पहले उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी वो ब्लैक में थी, फिर रेड ऑकर कलर में उन्हें वो पेंटिंग उन्होंने बनाई, एंड देन लास्टली व्हाइट। और आपने देखा होगा हमने यहाँ पे कलर्स कौन से डिस्कस किए थे, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर। तो इस तरीके से सबसे नीचे जो मिलती है या सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स होंगी वो ब्लैक कलर में होंगी, फिर उन्हें नया कलर मिला रेड ऑकर, तो उन्होंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, एंड देन जब उन्हें व्हाइट मिला तो वो और उन्हें फैसिनेट किया होगा। सो दैट्स हाउ सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स भी हमें मिलती है अगर हम लखुदियार की बात करें। और अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे भीमबेटका एंड ऑल, इन सब जगह पे हमें सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स मिलता है। उसका रीजन यही है कि वो लोग डिफरेंट जैसे हम लोग अपना इंटीरियर चेंज करते हैं, ह्यूमन बीइंग को बाय डिफॉल्ट हमेशा से चेंज पसंद है, तो वो सारी चीजें हमें पोर्ट्रे होके मिलती है व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री। So even in Bhimbetka caves 20 layers of paintings has been found, right? तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक डेफिनेशन और वी कैन से बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट लखुदियार कि वहां पे जो पेंटिंग्स है वो हमें कैसे मिलती है। हमने देख लिया उसमें बेसिकली 3 कलर्स थे, ब्लैक, व्हाइट और रेड ऑकर। और हमने देख लिया कि वहां पे जो मेन पेंटिंग्स की जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सो दीज 3 वर्स। लो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, बट दिस इज अ क्विक पॉज ओवर वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप प्लान। आई डू नो दैट यू आर पुटिंग योर 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated
to plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So this was all about the Lakho Diyar, and now let's discuss about Neolithical man painting. अभी हमने Neolithical शुरू कर दिया, Mesolithic नहीं किया. Mesolithic में let me zoom it first so that you can, let's discuss this only first. So this is the painting of Mesolithic. Yeah, now it's clear. So this is the painting of Mesolithic painting. So what happens is, this is a hunting scene. Hunting scene जो थे Mesolithic period में, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब उन्होंने पेंट किया है. So that means Mesolithic time में जो लोग थे, they were more into hunting practices. So that's why they had painted like that. जो मैंने आपको पहले बोला कि जो हमारी लाइफ में नॉर्मली चल रहा होता है, वही चीजें हम डिपिक्ट करते हैं when we have to reproduce them. So Mesolithic time में ये बेसिक जो इमेज है वो हमें बहुत ज्यादा मिलती है. दिस इज वन सच सीन वेयर ग्रुप ऑफ पीपल आर शोइंग हंटिंग अ बेसन. सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टिंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. दीज पेंटिंग्स शो मास्टरी इन द स्किल ऑफ ड्राइंग दीज फॉर्म. अब जो पहले आर्ट थी वो कुछ इस तरीके की थी. डांसिंग सीन जो अभी मैं आपसे बोल रही थी कि डंडियों की फॉर्म में, ये हैंड लिंक्ड फिगर है जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी. सो ये हैंड लिंक्ड फिगर है जिसमें कि आप देख रहे हो ह्यूमन बींग्स को किस तरह से डिपिक्ट किया गया है. मगर इस समय में अगर आप ह्यूमन बींग्स को देखोगे तो वो प्रॉपरली ह्यूमन बींग के फॉर्म में डिपिक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर टर्निंग आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. सो दिस इज बेसिकली Mesolithic एज का जो पेंटिंग है वो है. एंड दिस इज अबाउट हैंडलिंग फिगर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो लखो दियार रॉक पेंटिंग की फॉर्म में हमें उत्तराखंड में मिलता है, राइट. सो नाउ लेट्स कम बैक टू नियोलिथिकल मैन पेंटिंग. ये हमें मिलती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में. ये काफी हमें नियोलिथिकल जो पेंटिंग्स है वो मिलती हैं. और यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिपिक्ट किए गए हैं वो कौन से हैं? एनिमल्स, बुल्स, एलिफेंट, सांबर्स, गेजल्स, sheep, goat, horses, stylish human trident, but really vegetal motifs. So this is how these are the subjects that were depicted in Neolithical man painting. So now comes richest paintings are reported from Vidya range of MP and UP. और जब भी हम पेंटिंग की बात करेंगे तो भीमबेटका पेंटिंग की आपको आराम से हर जगह पे रेफरेंस मिल जाएगा. सो हमें बहुत सारी जो पेंटिंग्स मिलती हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेज के अकॉर्डिंगली. अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोकेशन के वाइज भी बात करें तो हमें सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिलती है वो मिलती है MP एंड UP में. और यहाँ पे फुल ऑफ पेलोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स. मोस्ट स्पेक्टेकुलर वन आर एट भीमबेटका एंड MP. जब हम बात करेंगे, जैसे होता है ना कि हर किसी का कोई बेंचमार्क सेट करने वाली जगह होती है, तो जब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे तो आपको हर जगह पे भीमबेटका का रेफरेंस जरूर मिल जाएगा. भीमबेटका इतना इंपॉर्टेंट साइट है जो कि MP में आता है. सो दिस इज बेसिकली लोकेटेड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल. एंड द भीमबेटका केव्स, these are the caves which are very rich. So caves of Bhimbetka were discovered in 1957 to 58 by V.S. Vikankar. Its painting can be categorized into 7 historical periods. जब हम, क्योंकि बहुत ज्यादा रिचनेस है, मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स हमें मिलती है भीमबेटका में, तो इसलिए हम उसकी स्टडी करने के लिए उसे डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में. बट जो बुक में हमें दिया गया है वो सिर्फ 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है. और वो है अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चैल्कोलिथिक. सो अपर पैलोलिथिक की अगर हम बात करें, दे आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर्स. अपर पैलियोलिथिक एज में इस तरह की फिगर्स हमें मिलती हैं, जैसे कि बिसन्स, एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो एंड बोर्स. मोस्टली फिल्ड विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. ग्रीन पेंटिंग्स फॉर डांसर्स एंड रेड वन फॉर हंटर्स. दैट मीन शुरू से रेड को हंटर से ही एसोसिएट किया जाता है. सो रेड कलर की जो हमें अपर पैलियोलिथिक एज में भी जो हमें पेंटिंग्स मिल रही है वो रेड कलर की हंटर्स के साथ एसोसिएट की जा रही है, और जो डांसर्स हैं उनके साथ ग्रीन कलर की है. और बाकी जो हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली फिगर्स हैं या नॉर्मली जो हमारे ड्राइंग्स है केव्स के ऊपर जो पेंटिंग्स हमें मिलती है, वो बेसिकली उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इंक्लूड किए जाते हैं. जब उन्हें वो खाली स्पेस भरना है, दे आर जस्ट यूजिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स टू फिल द गैप. सो दिस इज द टाइप ऑफ paintings that were there in upper Paleolithic age or the
या अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो कि हमने डिवाइड किया है. देन कम्स मेसोलिथिक. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेसोलिथिक, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स आर फ्रॉम मेसोलिथिक और स्मॉल. ये जो है अभी हमने देखा भी था, वो जो हंटिंग सीन का देखा था, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटली हंटिंग सीन्स हमें मिलते हैं एंड दीज आर स्मॉलर इन साइज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे जो ह्यूमंस को या मैन को जो डिपिक्ट किया जा रहा था वो काफी अच्छे वे में, मतलब काफी इंप्रूवमेंट मिलता है. अभी हमने देखा राइट, दिस वन वी हैड सीन कि किस तरह से यहाँ पे ह्यूमंस को, एनिमल्स को किस तरह से डिपिक्ट किया गया, और देखो पहले कैसा दिखाया दे रहा था पैलियोलिथिक में. सो दैट शोज कि हाँ इंप्रूवमेंट काफी अच्छा था व्हेन इट कम्स टू द टाइप द पेंटिंग्स ऑफ पीपल. Then comes third period, that is Chalcolithic. So they reveal association, contact and mutual exchange of requirements of cave dwellers of this area with settled agriculture communities of Malwa Plain. यहाँ पे आपको बताया, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस देखी है तो आप ये सारी जो हम डिविजन्स देख रहे हैं वो भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. और दूसरी चीज आप एक और चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे या रिलेट कर पा रहे होंगे, वो है मोर अबाउट लाइक मेसोलिथिक टाइम में क्या था, हमने क्या स्टडी किया था. चेल्कोलिथिक की अगर हम बात करें तो उस समय हमने क्या डिस्कस किया था, उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन या ये सब कहाँ पे थे. तो अगर आप इन सब चीजों को एक तरह से एनालाइज करोगे, क्योंकि एट द डे एंड जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हम कंपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ सकते. हिस्ट्री का हमेशा एक दूसरे से रेफरेंस है. ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए से डिवाइड किया है, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडीवल, मतलब हमने टाइम फ्रेम्स कर दिए. बट एनी हाउ हर चीज का इन्फ्लुएंस, जब हम बोल रहे हैं कि उस समय के लोगों का, एंसेस्टर्स का इन्फ्लुएंस हम पे आज भी है, तो क्या हमारा मतलब क्या हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी देर का जो हमने टाइम पीरियड लिया है उनमें एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होगा. So that's why it's important to take history as a subject and not ancient, medieval, सबको अलग अलग करके देखो, right? So हमेशा वो एक लिंक एस्टेब्लिश होगा. इसी वजह से हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और अब हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं और इसके बाद हम मिडीवल करेंगे. सो दे रिवील एसोसिएशन. इसमें चेल्कोलिथिक में क्या दिखा रहे हैं कि जो वो पेंटिंग्स है उसमें दिखता है कि जो लोग थे, जो केव में रहते थे, केव ड्वेलर्स थे, उनका एक तरह से एक्सचेंज स्टार्ट हो गया था एग्रीकल्चरल जो कम्युनिटीज थी मालवा प्लेन्स में रह रही थी उनके साथ. सो दैट्स डिपिक्टेड इन चेल्कोलिथिक पीरियड का जो भी केव्स है. एंड पॉटरी एंड मेटल टूल्स आर ऑल्सो शोन, क्योंकि आपको पता है चेल्कोलिथिक एज में, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्लीज गो बैक एंड सी द एंशिएंट हिस्ट्री वीडियोस इफ यू हैडंट वॉच्ड देम. सो चेल्कोलिथिक एज में इट वाज अबाउट द पोट्री, और जो मेटल टूल्स थे वो भी काफी सारे चल रहे थे. क्यों? क्योंकि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रही थी तो एग्रीकल्चर के केस में हमें टूल्स वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करने के लिए. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर टर्निंग आउट एंड how pottery and metal tools were there in the day-to-day life of people. And when the cave dwellers come in contact with those people, तो उन्होंने वो चीजें भी, वो उनका एक्सपीरियंस हो गया और उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस कहाँ पे एज अ जर्नल रखने थे, केव पेंटिंग में. तो वो वहां पे हमें मिलता है चेल्कोलिथिक पीरियड में. सो दीज आर द 3 periods about which we can discuss when we are discussing about the paintings that are there in the Vidya range of MP and UP. So colors अगर हम अब डिस्कस करें कि कौन से कलर्स यूज किए जाते थे, तो कलर्स यूज्ड वर वेरियस शेड्स ऑफ व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक. एंड रिमेंबर वेरियस शेड्स ऑफ. सो दैट मीन्स व्हाइट का मतलब सिर्फ व्हाइट नहीं था, व्हाइट, डार्क व्हाइट, लाइट व्हाइट, क्रीमिश, तो वो सब चीजें वहां पे वो मतलब उन्हें इतनी डिफ्रेंसिएशन बिल्डअप हो गई थी कि वो डिफरेंट शेड्स के कलर्स यूज कर रहे थे. सो देखो रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, दीज वर न्यू कलर्स. Other yellow is also new color, white was there already, black was there already, green was there already, red ochre was there already. तो ये सब चीजें हमारे पास पहले भी थी और इसमें कुछ कुछ कलर्स न्यू ऐड हुए थे. व्हाइट एंड रेड वर फेवरेट. जब हमने पेंटिंग्स अभी सुपर इम्पोजिशन की बात की थी जब पेंटिंग्स के ऊपर, तब भी हमने देखा था जो अर्लीस्ट थी वो व्हाइट कलर की पेंटिंग्स थी. तो व्हाइट और रेड जो था उनका वो फेवरेट कलर रहा है, उन्हें ये कलर्स बहुत सही लगते थे. एंड कलर्स वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स, क्योंकि वो कलर्स कहाँ से ला रहे थे, वो रॉक्स और मिनरल्स को के थ्रू ही वो कलर्स जनरेट कर रहे थे. जैसे अगर उन्हें रेड कलर बनाना था वो हेमेटाइट से बना रहे थे, और ग्रीन बन रहा था कैलसेडनी से, और व्हाइट बन रहा था लाइमस्टोन से. So these were the colors that they were using more, like red और white उनका favorite रहा है. और वो जितने भी colors बनते थे वो colors बनते थे from the minerals, right? So उन्हें grind करके. This was about the richest paintings are reported from Vidya range, और वो विद्या रेंज की हमने बात की.
सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है डांसिंग एंड हंटिंग सीन्स के बारे में. सो दीज प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन बीइंग. इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट. हम हिस्ट्री में वही चीजें पढ़ते हैं जिससे कि हमें लोगों की, सिविलाइजेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. और वो सारी चीजें हमें, जो हमारी केव्स है, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था कि कॉइन्स के फॉर्म में हमें पता चल रहा है कि जो कॉइन्स हैं उनमें कौन से मेटल्स यूज हो रहे हैं, उससे एफिलेंसी पता चल रही है, हमें ट्रेड के बारे में पता चल रहा है. हमने और भी बहुत सारी चीजें, हमने पॉटरी से समझा था कि कैसे इकोनॉमी होगी, कैसे लोग रह रहे होंगे. तो वैसे ही जब हम केव्स की बात कर रहे हैं तो वो केव में जो पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ हो रही है उससे हमें समझ में आ रहा है कि उनके जो केव में लोग रह रहे थे और जो आउटसाइडर्स थे, मतलब जो बाहर बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में सेटल्ड थे, उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे बिल्टअप हो रहे थे. या जो हम एक रेफरेंस, सपोज कीजिए कोई भी आपको प्रूफ मिला, एक्सकेवेशन हुआ, कुछ प्रूफ मिला और उसके बेसिस पे आपने कोई भी एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट की, तो उसके बाद आपको उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए और ज्यादा प्रूफ मिलते रहते हैं कि वो उसको कहते हैं कि मतलब उसको प्रूफ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट को, तो वो डेफिनेटली और अच्छा होता है. तो वो सारी चीजें हमें केव से भी प्रूफ्स मिलते हैं. So this is why we are reading about the paintings or the cave paintings, and that was it for this prehistorical rock painting wala chapter. And I hope you learned a lot of things and you must be able to remember those things, because my point to just make videos is not just to make you understanding, but it's more about how you can remember things, and that too effortlessly. So that's my key intention over there. Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder: if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So guys, that was it for this particular chapter. I hope you get value out of this chapter, and please let me know in the comment box below how you find this video for your future references and how effortless the video was for you. And please don't forget to write the summary of this whole video in the comment box below. I will meet you all in the next video with the next chapter. Till then, bye bye guys.